हेलो माय पैंथर्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिया था क्वेश्चन 9 तक। आज हम क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 16 तक बढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मेरे पैंथर्स। तो मैं हूँ पार्थवी धवन, आपकी मैथ्स एजुकेटर, मैथ्स बेस्ट फ्रेंड, मैथ्स बडी, कुछ भी बुला लो यार। और चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करने से पहले तो मुझे एक बात बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें याद है तुमने प्रूफ करा था कि m जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ st शायद वेरिएबल था। और फिर हमने क्या करा था कि am और mb, अगर m मिड पॉइंट है ab का तो क्या होगा, am इक्वल होगा mb के। लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है जिससे हम इजीली m के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या होता है चलो देख लेते हैं। तो देखो, जैसे AB एक लाइन है, पहले एक सुंदर सी लाइन बना लेते हैं हम सीधी सीधी। ठीक है, ये है AB लाइन, ठीक है, A और ये B। अब मैंने बोला कि इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कि जो M है ना वो एकदम बीच में लाई कर रहा है, मतलब AM और MB क्या है, इक्वल है। अगर A के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, तो जो m है ना उसके कोऑर्डिनेट सपोज करो हमने ले लिए x, y, कुछ भी ले लो यार, वेरिएबल चल रहा है अभी तो। अब एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, गिवन कि हमें x1, x2, y1, y2 की वैल्यू पता हो। ठीक है, हमें कुछ पता होना चाहिए तभी हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो तुम्हें एवरेज तो पता है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बोला 2 + 3, 2 और 3 का एवरेज निकाल दो, तो तुम क्या करते हो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यही करते हो। अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो m का x है, m का जो x कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली इन दो x1 और x2 का एवरेज की तरह है, तो क्या निकाल सकते हो। अब बोलो x इक्वल टू x1 + x2, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, क्या x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे x1 और x2 की वैल्यू पता हो तो क्या मैं को x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, एवरेज ही ले लिया। अगर मैं बोलूं y की क्या वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या होगी, एवरेज ऑफ y1 एंड y2। सिंपल बात, x की x1 x2 से निकाली, y की y1 y2 से निकाली, तो y क्या होगा y1 + y2 अपॉन 2। अब क्या इस फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, वो तुम्हारा होमवर्क है कि इस फॉर्मूले से वो वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। लेकिन हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देख लेते हैं। यूज द कनेक्शन यू फाउंड। अभी जो कनेक्शन तुम्हें मिला है फॉर्मूले से, उससे मुझे बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है। गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। अब देखो इसमें उल्टा है, ये ध्यान से रखना। क्वेश्चन क्या दिया है, उसने बोला कि a और b एक लाइन है, ध्यान से पढ़ो। उसने बोला कि m जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ a एंड b, m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, तो मतलब a और b लाइन है और m उनके बीच में। ठीक है, अब किसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, m के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए, हमें m के कोऑर्डिनेट्स इस बार दिए हुए, वो क्या है -7, 1। a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए क्या, हाँ a के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए 3, -4, 3, -4। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। मतलब अब क्या मिसिंग हमारा, ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिसिंग। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फॉर्मूला तो सबको पता ही है। फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि जो भी मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एवरेज होते हैं ऑफ अदर 2 पॉइंट्स। तो अगर ये वाले पॉइंट्स दिए हुए ए के, एम के भी दिए हुए, बी के नहीं दिए हुए, तो बी के सपोज करो मैंने ले लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स को सपोज करो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो x, y या फिर x2, y2 लिख ले। ये अपनी वो बना लेते हैं फिक्स कि इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x, y लेंगे और इसको x2, y2 लेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था कि m का मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट था वो किसका एवरेज था, a के x पॉइंट का एवरेज और b का x पॉइंट का एवरेज था। तो a का क्या है 3, b का क्या है +x2, इनका एवरेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, x2 निकाल सकते हैं, ये उधर चले जाएगा, क्या होगा -14 = 3 + x2, x2 के लिए ये इधर चले जाएगा तो क्या आएगा -17। तो -17 हमारा आ गया b का x कोऑर्डिनेट। अब b का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y वाला फॉर्मूला लगाओ। अब मिड पॉइंट का y क्या है m, और ये किसका एवरेज होगा, इसके y और इसके y के। तो 1 = इसका y क्या है -4 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, इजी फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। तो ये क्या होगा 2 -4 + y2, ठीक है, -4 + y2।
आप क्या करेंगे, y2 निकालना है। y2 निकालने के लिए इस -4 को मुझे इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो क्या होगा 2 + 4 = 6। तो 6 क्या आ गया हमारा y2। तो क्या अब मुझे b के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, भाई पता तो चल गया यार, x का -17, b y का क्या है 6, तो -17, 6 हमारे b के कोऑर्डिनेट्स हो गए, खत्म क्वेश्चन, पैसा हजम। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब क्या है देखो, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है, ट्राइसेक्शन होता है जैसे सपोज करो मैंने ए बी एक लाइन, इसको मैंने बोला कि ट्राइसेक्ट कर दो, तो क्या करोगे, तो पहले अगर मैं बोलूं अगर इस लाइन को बाइसेक्ट कर दो तो बोलोगे मैम ये तो पढ़ रखा है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स है तो मुझे बताओ ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा, बाय से 2, ट्राई से 3। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब अगर मेरे को इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक मैं यहाँ पे लाइन लगा सकती हूँ, एक मैं यहाँ पे लाइन लगा सकती हूँ, और वही ला 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। अब देखो जब मैंने ट्राइसेक्ट करा तो 2 पॉइंट्स मिले ना मुझे, मैंने लाइंस कहाँ मारी 1 और 2, तो वो बोल रहे कि पी और क्यू वो 2 लाइंस है, मतलब ये पी है और ये हमारा क्यू है, ये क्या है ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है, ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब क्या बोला है कि ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, भाई लिख लो जो दिया होता है ना, लिख लिया करो 4, 7। अब क्या दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 16, -2। अब क्या निकालना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। भाई साहब ये क्वेश्चन हो गया ट्रिकी, क्योंकि अब इसमें ना हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, पी बी और क्यू बी। तो ध्यान से सोचो, मैंने बोला ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, मतलब ये तीनों पार्ट्स क्या हो गए इक्वल लेंथ के हो गए। ठीक है, अब P और Q निकालना है, जिसको भी निकालना होता है उसको वेरिएबल मान लो। P और Q निकालना है ना, तो P को ले लो सपोज करो x1, y1 और Q को ले लेते हैं x2, y2, कुछ भी ले सकते हो यार, बस तुम्हारी इजी के लिए x1, y1 ले लिया और x2, y2 ले लिया। अब क्या करना है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये लाइन दिख रही है, ये वाली ए पी क्यू लाइन दिख रही है, इसमें मुझे बताओ क्या ये जो ए पी क्यू है उसमें अगर सिर्फ ये पार्ट देखे तो क्या P जो है वो मिड पॉइंट नहीं है ए क्यू का, जो P है क्या वो मिड पॉइंट नहीं है ए क्यू का, तो बोलोगे हाँ मैम, क्योंकि ए पी और पी क्यू क्या है इक्वल है। अगर ए पी और पी क्यू इक्वल है तो P जो है वो तो मिड पॉइंट ही होगा ए क्यू का। अगर हमें पता चल गया कि एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो क्या हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा लो जी, और क्या करना है, बस यही करना होता है। अब क्या करना है, x1 में मिड फॉर्मूला लगाते हैं, x1 किसका एवरेज होगा, a के x कोऑर्डिनेट और q के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा, तो क्या होगा 4 लिख लेती हूँ 4 + x2/2। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ y1 किसका एवरेज होगा, y1 एवरेज होगा 7 और y2 का, तो y1 लिख लो, y1 = 7 + y2/2, तो y1 भी आ गया, हमारे पास x1 भी आ गया। अब क्या बचा, अब मुझे बताओ क्या मैं x2 और y2 में कुछ निकाल सकती हो, कोई भी रिलेशन निकाल सकते हो, जैसे मैंने x1 y1 में निकाला। तो तुम बोलोगे मैम अब एक काम करो ना, अब ये वाली लाइन लेकर देखो, ये वाली, ये सबको दिख रही है, ये वाली पी क्यू बी, ये वाली पी क्यू बी। अब मुझे बताओ क्या Q जो है वो मिड पॉइंट है मेरा पी बी का, सिर्फ पी बी लाइन देखनी है, क्या Q एकदम मिड पॉइंट है पी बी का, क्या पी क्यू और क्यू बी इक्वल है, अगर पी क्यू और क्यू बी इक्वल है तो क्या मेरा Q मिड पॉइंट है, ऑफ कोर्स है। तो अगर Q मिड पॉइंट है तो क्या मैं इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकती हूँ, लगा ही सकते हैं ना। तो बस फिर इतना ही करना है। ऐसे मैंने क्या करा, अब मेरे को निकालना है मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 और y2 पे। तो x2 क्या है, x2 जो आएगा वो मेरा एवरेज होगा या मीन होगा x1 और 16 का, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स उठा लो, तो x1 + 16 डिवाइडेड बाय 2 मेरा x2 आ गया। अब मेरे को y2 निकालना है, तो y2 क्या होगा, y2 होगा मेरा मीन किसका, y1 और -2 का, तो y1 + -2 लिखना नहीं भूलना, अपॉन 2, ये दिख नहीं रहा ना, अगले पेज पे फिर से लिखती हूँ। तो x1 x2 और y2 भी निकाल लिया, x1 और y1 भी निकाल दिया। अब अगले पेज पे सब कुछ अच्छे से लिख देते हैं, फिर बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो x1 हमारा था 4 + x2/2 है ना, तो फिर से लिख लेते हैं, x1 मेरा क्या था 4 + x2/2, यही निकाला था, चेक कर लो यार, विश्वास नहीं आ रहा तुम्हें,
ये देखो 4 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 क्या निकाला है 7 प्लस y2 अपॉन टू, y1 निकाला है हमने 7 प्लस y2 अपॉन टू, ठीक है। अब क्या निकाला था हमने, ये रहा x2 क्या निकाला है x1 प्लस 16 बाय 2, x2 हमने निकाल दिया x1 प्लस 16 बाय 2, ठीक है। अब क्या निकाला था हमने, इसके बाद हमने निकाला y2 निकाला हमने y1 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, क्या निकाला y1 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। अब y1 प्लस माइनस 2 क्या होता है, y1 माइनस 2 ही तो होता है, तो उसको खोल लो यार, y2 क्या आ गया y1 माइनस 2 अपॉन 2, y2 आ गया हमारा y1 माइनस 2 अपॉन 2। अब क्या करें, अब हमें x1 y1 x2 y2 सब निकालना है। अब कैसे निकालें, तो देखो जब भी तुम ऐसे फंस जाओ ना, तुम ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तुम्हें पता है x1 की वैल्यू, तुम्हें पता है y1 की वैल्यू, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन में देखो तुम्हें x2 की वैल्यू दी हुई है x1 के टर्म से, x2 की वैल्यू कैसे दी हुई है, x1 यूज कर ना, x1 के टर्म्स में तुम्हें x2 की वैल्यू दी हुई है। तो अगर मैं x1 की वैल्यू यहां से इस गोले से उठाकर इधर रख दूं, तो क्या मेरा काम हो सकता है, हो सकता है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आगे जाकर अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन जब भी, अभी के लिए समझ लो, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि देखो x2 निकालना हो, x1 दिया हो, x2 की इक्वेशन में, x2 की लाइन में तुम्हें x1 का यूज हो, लेकिन तुम्हारे बबल में या पहले तुम x1 की वैल्यू निकाल चुके हो, तो यहां से उठाकर यहां पर रख दो वैल्यू को। अगर x1 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकती, अगर x1 इतना बड़ा एक्सप्रेशन है तो भाई ये एक्सप्रेशन लिख दो ना यहाँ पे बस। तो x2 तो है ही, अब x1 की जगह मेरे को ये लिखना है, तो x1 की जगह क्या जगह लिखूंगे 4 प्लस x2 बाय 2, 4 प्लस x2 बाय 2। अब क्या लिखोगे प्लस 16 एज इट इज, प्लस 16 बाय 2। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये होगा एलसीएम, तो क्या आएगा 4 प्लस x2 प्लस 32, और ये जब नीचे जाएगा तो 2 2 जा 4, ये हो गया। ये एलसीएम लिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना तो आता ही है ना, नहीं आता तो बता देना, मैं फ्रैक्शंस की फिर से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो 4 प्लस x2 प्लस 32 अपॉन 4 आ गया। अब 4 प्लस 32 क्या होता है 36 प्लस x2 बाय 4, इतना आ गया। अब तुम बोलोगे अब क्या करना है, तो भाई सॉल्व करो ना। अब तुम्हें पता चल गया कि जो x2 है वो क्या है 36 प्लस x2 बाय 4, ये समझ आ गया। अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, क्या होगा 4x2 इक्वल टू 36 प्लस x2। अब क्या करेंगे x2 को इस साइड ले आओ, 3x2 इक्वल टू 36, x2 क्या आएगा 12 आ जाएगा। अगर x2 12 आ गया तो क्या अब मैं x1 नहीं निकाल सकती, निकाल सकती हूँ। x2 12 आ गया तो अगर मैंने यहाँ पे 12 रख दिया तो क्या x1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तभी तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना कामयाब है। अब मैं बस ये वाली उठाऊंगी और यहाँ पे रख दूंगी। अब यहाँ पे रखूं, x1 क्या है, x1 मेरा था 4 प्लस x2 बाय 2। अब x2 की जगह क्या रखना है 12, तो क्या लिखूंगी 4 प्लस 12 बाय 2, 16 बाय 2 क्या आएगा 8 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा x2 भी आ गया, मेरे पास क्या आ गया, मेरा x1 भी आ गया। तो ये दो चीजें तो हो गई। अब y की बारी, अब y कैसे करेंगे, सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका देते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं मिटा दूं इसको और मैं बोलूं कि अब y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताओ क्या मेरे को y2 की वैल्यू पता है, y1 माइनस 2 अपॉन 2, लेकिन इसमें y1 ये क्या करे, इसका क्या करे। तो भाई इस बबल को देखो, ये चीज अगर मैं इधर लिख दूंगी तो क्या मेरे x की तरह ये भी सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, मेरे को y1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, लिखो भाई लिखो, क्या आएगा y2 इक्वल्स टू y1 की जगह लिखूंगी 7 प्लस y2 माइनस 2 अपॉन 2। फिर से सॉल्व कर लो यार, 7 प्लस y2 माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू y2। फिर क्या करेंगे 4 उधर लेकर जाएंगे, ये 4 इधर से हटकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको इधर ले जाएंगे, 4y2 माइनस y2 3y2, 3y2 इक्वल्स टू 3, y2 इक्वल टू 1, y2 निकल गया अगर, तो क्या मैं y1 नहीं निकाल सकती,
निकाल सकती हूँ। y2 की जगह क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। 7 + 1/2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y1 क्या आ गया, 4। देखो अंधेरा भी हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, अंधेरा भी हो गया। रुको जरा, अब क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, हमने निकाल लिया, क्या निकाला, x1 हमने निकाला था 8, x2 निकाला था हमने 12, y1 निकाल लिया हमने 4 और y2 भी निकाल लिया हमने 1। अब मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताने थे, p के कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, तो 8, 4 p के कोऑर्डिनेट्स, q के क्या थे x2, y2 क्या आएगा 12, 1। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ, ट्राइसेक्शन निकालना आ गया, खत्म हो गई बात। अब चलते हैं आगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है। अब सबको सर्कल पता है, सर्कल क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, ये रहा सर्कल। सर्कल जो होता है वो क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन तुमने पढ़ रखी है कि सर्कल में एक होता है सेंटर O। अब इस O से सर्कल के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे पॉइंट ले लूं P, यहाँ पे पॉइंट ले लूं Q, यहाँ पे R, यहाँ पे A, कहीं पे भी पॉइंट ले लूं कोई भी सर्कमफ्रेंस पे, तो इन सब का डिस्टेंस हमारा सेंटर से जो होता है वो सेम होता है। ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों, ये वाला और ये वाला सब इक्वल होगा। और इसी सेम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेंटर इज द ओरिजिन, तो वो कह रहा है एक सर्कल है जिसमें जो हमारा सेंटर है ना उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर 0, 0 नहीं भी दिया होता तो ओरिजिन लिखते समझ आ जाता, आ जाता। ए जो है 1, -8 है। अब एक पॉइंट है हमारे पास 1, -8, दूसरा पॉइंट है -4, 7, तीसरा पॉइंट है -7, -4। अब हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक सर्कल बना रहे हैं विद सेंटर एज द ओरिजिन, विद ओरिजिन एज द सेंटर। समझ आ गया, ओरिजिन को सेंटर रखना है और हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक सर्कल बना रहे हैं, और फिर हमें रेडियस भी निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तीनों पॉइंट्स है, अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या थे A, B और C, अगर ये तीनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस हो हमारे सेंटर से, अगर सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस होते हैं हमारे सेंटर से, तो क्या वो सर्कल बन जाएगा, बन जाएगा। और जितना वो डिस्टेंस होगा सेंटर से, क्या वही मेरा रेडियस नहीं होगा, होगा। तो मुझे क्या करना है, बस मेरे को सेंटर से इन सारे पॉइंट्स की दूरी निकालनी है। मतलब मुझे पता है कि सेंटर में मेरा 0, 0 है, ठीक है। अब मेरे को एक पॉइंट दिया है 1, -8, ए क्या है मेरा 1, -8। अब अगर मैं OA निकाल दूं तो क्या सेंटर प्रूव, सर्कल प्रूव हो जाएगा, नहीं। मैंने पहले OA निकालना है, फिर क्या करना है, मेरे पास एक और पॉइंट है B, मेरे पास एक और पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 7। फिर अगर मैं OB भी निकाल लूं, फिर मेरे पास एक और है जो कि है पॉइंट क्या है -7, -4। अभी मैं ऐसे ही रैंडम लिख रही हूँ। और फिर मैं अगर OC भी निकाल लूं, और अगर अब मेरे सारे पॉइंट्स इक्वल हो गए, ये वाले पॉइंट OA, OB और OC अगर सब इक्वल हो गए, तो क्या मैं कह सकती हूँ पूरा सर्कल है। और अगर हमको रेडियस निकालना हो तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये भी रेडियस है, जो तुमने डिस्टेंस निकाला होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। खत्म होगा क्वेश्चन, यही पूछा था। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे OA का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट लगा लो पहले। तो फिर क्या करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, खत्म हो गई बात। क्लियर हो गया। अब मुझे अगर OA निकालना है तो कैसे निकालूंगी, OA दोनों के पहले तो स्क्वायर रूट लगाएंगे हम ताकि हम भूले ना, फिर दोनों के x कोऑर्डिनेट लेके 1 और 0 दोनों को माइनस कर देंगे, 1 - 0 उसका स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट लेंगे -8 और 0। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो -8 - 0 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब 1 - 0 क्या होता है 1, -8 - 0 क्या होता है -8, तो 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 1 + 64 65, तो √65 हमारा आ गया। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें OB भी निकालना है और OC भी निकालना है, और देखना सारे डिस्टेंस यही आएंगे √65। ये OB निकालोगे तब भी √65 आएगा, OC निकालोगे तब भी √65 आएगा। चलो मैं OB भी निकाल कर दिखा दूं, विश्वास हो जाएगा यार तुम्हें। रुको यार, OB क्या थे, पहले पॉइंट्स लिख लेते। O के 0, 0, B के -4, 7, तो O है हमारा 0, 0,
और बी है हमारा -4,7। अब इसके भी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और 0, -4 दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स -0 -4 उसका स्क्वायर प्लस 0 -7 का स्क्वायर 0 -4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -7 आ गया यहाँ पे, -7 का स्क्वायर 49। अब मुझे बताओ कि ये भी √65 नहीं आ गया? यही तो क्वेश्चन में आया था। ये भी तो OA भी तो √65 आया था, OB भी √65 आ गया। अब तुम OC तो निकाल सकते हो, OC भी √65 ही आएगा। और अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल हो गए तो क्या हम कह सकते हैं ABC आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हेंस दे मेक अ सर्कल। वो सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, इसलिए वो तीनों पॉइंट सर्कल बना रहे हैं। और यही डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं हर बारी, वही क्या है, हमारा रेडियस है। क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन, खत्म बात। कंसेप्ट्स अगर समझ आ गए तो कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ऐसा है ये मैथ्स। अब मुझे बताओ फिर से सर्कल का क्वेश्चन। अब देखो, गिवन पॉइंट्स D, एक पॉइंट दिया हुआ है D -5,6, एक पॉइंट दिया हुआ है 0,9। अब वो बता रहे चेक वेदर D एंड E लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। वही क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूएशन में, हमने वो वाले क्वेश्चन में प्रूव कर लिया था कि वो सर्कल बना रहा है और हमने रेडियस भी निकाल लिया था उसका। क्या था रेडियस? √65, ये निकाला था। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है। अब हमें बताना है कि जो D और E है वो क्या ऑन द सर्कल है, मतलब इस सर्कमफ्रेंस पर है, या फिर ऐसा पॉइंट है जो इनसाइड द सर्कल है, मतलब सर्कल की बाउंड्री के अंदर, जैसे ये वाला पॉइंट, या फिर आउटसाइड द सर्कल है, यानी कि ये वाला पॉइंट कि सर्कल की बाउंड्री के बाहर। अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फिर से समझते हैं सर्कल का कंसेप्ट। अब मुझे बताओ, मेरे पास ये सर्कल था ओरिजिन पर, अब मैंने निकाल लिया कि यहां से यहां डिस्टेंस मेरा है √65, यानी कि यही मेरा रेडियस है। अगर कोई भी पॉइंट मैं लूं जो कि इस सर्कल के ऊपर हो, ये A, तो उसका और A का डिस्टेंस, O और A का डिस्टेंस क्या होगा? तो बोलोगे मैम सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो रेडियस ही होगा, तो O और A का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस के बराबर। अगर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा रेडियस के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो कहां पे है? ऑन दी सर्कल है। क्या है? ऑन दी सर्कल है, सर्कल के ऊपर है। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक पॉइंट लिया B, अब OB का डिस्टेंस क्या होगा? तुम बोलोगे मैम ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता तो ये वाला डिस्टेंस तो R होता। अगर मैं सर्कल में पॉइंट लेता तो ये वाला O से सर्कल पे पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होता, तो B तो उससे पहले ही है ना, तो B का जो डिस्टेंस है, जो OB का डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो। क्या होगा? OB का जो डिस्टेंस है वो मेरे रेडियस से तो कम है, इतना तो पक्का पता है। तो भाई अगर डिस्टेंस जो है वो लेस देन R है तो क्या होगा? वो जो है वो पॉइंट जो है वो इनसाइड दी सर्कल लाई करेगा। खत्म बात। अगर मैं बोलूं कि कोई पॉइंट है मेरा, कौन सा पेन ले, ब्लैक ले ले, अगर कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे C, अब मैं बोलूं कि भाई मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस, OC वाला डिस्टेंस, तो कैसे बताओगे? तुम बोलोगे मैम अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता इधर तो ये वाला डिस्टेंस होता है O से कोई पॉइंट पे जो कि सर्कल पे है वो रेडियस होता, लेकिन C तो बाहर है ना, C तो और दूर है O से, तो OC का डिस्टेंस रेडियस से तो बड़ा ही होगा, इतना तो पक्का पता है। तो अगर डिस्टेंस मोर हो किससे? हमारा रेडियस से, तो जो पॉइंट होता है वो आउटसाइड दी सर्कल होता है। खत्म हो गई बात, क्वेश्चन भी खत्म हो गया इसी के साथ। अगर मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को चेक करना है कि D और E ऑन द सर्कल है, विद इन द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, तो क्या अगर मैं उन पॉइंट्स का सेंटर से दूरी निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा? अगर मैं OD, D और हमारा सेंटर का डिस्टेंस निकाल लूं और अगर वो रेडियस के बराबर हुआ तो मैं बोल सकती हूँ वो ऑन द सर्कल है, अगर वो रेडियस से कम हुआ तो मैं बोल सकती हूँ इनसाइड द सर्कल है, अगर वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हुआ तो मैं बोल सकती हूँ वो आउटसाइड द सर्कल है। तो मैं एक पार्ट करके दिखा रही हूँ, एक पार्ट आपका होमवर्क है। अब मुझे बताओ, तुम बोलोगे होमवर्क ही देते रहते हो मैम, लेकिन मैं कंसेप्ट पूरा बता रही हूँ। अगर OD का डिस्टेंस निकाला है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो OE का डिस्टेंस कोई अलग होगा? फॉर्मूला तो वही लगेगा। कंसेप्ट भी समझ आ गया। अगर तुम खुद नहीं करोगे तो पेपर में कैसे करोगे ना, इसलिए। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं OD का डिस्टेंस निकालना चाहूं तो O के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 0,0, D के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है -5,6। अगर मैं दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, जो कि मैं लिख चुकी हूं, तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूं, लेकिन पेपर में तुम्हें लिखना है। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स उठाओ, 0 माइनस करो किसका? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? -5 है, 5 मत लिखना,
0, -5 उसका कर दो स्क्वायर। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स लाओ 0 और 6, क्या करो माइनस करो, 0 - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। 0 - -5 5, 5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर 36। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 5 11, यहाँ पे आएगा √61, √61। रेडियस क्या था, √65। अब मुझे बताओ √65 बड़ा है √61, रूट तो दोनों में ही है ना। अब मुझे बताओ 65 बड़ा है 61, 65 बड़ा है, मतलब जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटी आई है, ये डिस्टेंस रेडियस से छोटी आई है, मतलब जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, लेस देन आर, मतलब वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, अंदर की तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें ओ ई का डिस्टेंस निकालना है और इन तीनों कंडीशंस में जो भी सेटिस्फाई होगा वो आंसर दे दो। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। ठीक है, अब मुझे पता ब्लैंक साइड आ गई। चलो अब क्या क्वेश्चन है, मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर D E एंड F। अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है हमें A B और C। अब उस ट्रायंगल में हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब AB का जो मिड पॉइंट है ना वो E है। मिड पॉइंट मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, E एकदम सेंटर में लाई कर रहा है। ठीक है, AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, D। D मतलब मिड पॉइंट है AC का, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। F जो है वो मिड पॉइंट है BC का, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल। क्वेश्चन समझ आ गया। अब पढ़ते आगे। अब वो बोल रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C। इसमें भी भाई हमें इक्वेशन के साथ खेलना है, जैसे उसमें खेला था ना x1 की वैल्यू x2 में डाल दी फिर निकाल दिया, ऐसे ही करना है इसमें भी। अब क्या करना है, धीरे धीरे चलेंगे। हमें पता है कि A B का जो मिड पॉइंट है वो है 6,5। जैसे मिड पॉइंट की बारी आ गई, क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो भी हमें नहीं पता होता उसको वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, मतलब A के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो उसको लिख लो x1, y1। B के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो इसको भी लिख लो x2, y2। अब मुझे बताओ क्या E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा लो भाई। A और B का मिड पॉइंट क्या है, E। A के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1, y1। B के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2, y2। E के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 5। क्लियर हो गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो मैं पता है मुझे कि 6 जो होगा, जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा इन दोनों के x कोऑर्डिनेट के। तो x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, खत्म हो गई क्वेश्चन। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मतलब खत्म हो गई ये इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, B का मतलब सॉरी y का कोऑर्डिनेट लेंगे, E का y कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या है 5 है। 5 किसका एवरेज है, इसका और इसका एवरेज है, तो 5 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर हो गया। अब y1 प्लस y2 तो है, यहां पे लिखेंगे 10, y1 प्लस y2 क्या आ गया हमारा 10 आ गया। ये इक्वेशन खत्म हो गई। अब इस इक्वेशन को याद करने के लिए हम इसको लेबल कर देते हैं, मतलब आगे हम यूज करेंगे ना इसका, हम आगे जाकर इसको बोलेंगे भाई देखा याद है तुमने, हमने y1 प्लस y2 10 निकाला था, तो उसको लिखने के लिए हम इसको नाम दे देंगे कि इस इक्वेशन का नाम है 1 और इस इक्वेशन का नाम है 2। तो जब हम बोलेंगे ना तुम्हें याद है क्या, तो हम बोलेंगे फ्रॉम 2, हमने 2 से ये निकाला था कि y1 प्लस y2 10 था। आगे जाकर हम लिखेंगे, अभी बताती हूँ यार, रुको रुको। अब क्या करें, हमने ये निकाल दिया कि E का हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। अब ऐसे हर जगह लगाना है, AC पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, CB का भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, लगा लो। चलो लगाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे मेरे पास AC है, AC के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं AC के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1, y1 ले लिए, C के कोऑर्डिनेट्स x3, y3 ले लिए। अब AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, देखो AC का मिड पॉइंट क्या है, D है। D के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए 5, 1। D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 5, 1। अब क्या मैं इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकती हूँ, लगा लो जी लगा लो। अब क्या है 5 लिखो, 5 एक x कोऑर्डिनेट है, किसका एवरेज होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। तो 5 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 बाई 2। क्लियर हो गया। अब x1 प्लस x3 क्या होगा, ये 2 उधर चले जाएगा। 10 इक्वल्स टू x1 प्लस x3। ये एक और इक्वेशन हमने निकाली। क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे भी लगा लेते हैं भाई। अब ये जो 1 है वो किसका एवरेज होगा, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। 1 इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई 2। तो y1 प्लस y3 क्या आ गया 2 आ गया।
अब ये दो इक्वेशंस मिल गई भाई, कितनी सारी इक्वेशंस होगी, इन सबको नाम देना जरूरी है ताकि हम आगे जाकर पता लगा सके कौन सी इक्वेशन में हमने क्या निकाला था। उन दो इक्वेशन को 1 और 2 नाम दे दिया था, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देता है 4। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, हमारे पास एक और लाइन है, एक और लाइन बच गई ना, हमने निकाल लिया, ए बी पे लगा लिया, ए सी भी लगा लिया, अब क्या बचा, बी सी भी तो बची, तो बी सी भी लिखो भाई। अब हमने बी सी, हाँ जो बी सी है उसमें हमें बी के कोऑर्डिनेट्स हमने दिए थे x2, y2 दिए थे ना शुरू में। सी में कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे, x3, y3। और जो AC का मिड पॉइंट है वो क्या है भाई, देखो f क्या है 0,3, f है हमारा, f हमारा क्या है 0,3। अब मुझे बताओ क्या मैं इस पे मिड पॉइंट लगा लूंगी भाई, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला के साथ खेलना है बस, और कुछ नहीं है। 0 जो है वो क्या है, इसका और इसका मिड पॉइंट है, मतलब दोनों का एवरेज है, x2 प्लस x3 y2। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, x ये 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 0 ही तो बन जाएगा, खत्म हो गई बात। x2 प्लस x3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करें, दूसरा वाला 3 जो है, ये वाला 3 वो क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा y2 और y3 का, मतलब y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। क्या करेंगे, इधर जाएगा उधर, y2 प्लस y3 क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 6। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करें, अब मुझे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें कितनी सारी इक्वेशन मिल गई, 1 2 पहले मिल गई थी, 3 4 यहाँ पे मिल गई थी, अब क्या मिलेगी 5 6, इसको नाम दे देते हैं 5, इसको नाम दे देते हैं 6। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, इतनी सारी क्वेश्चंस है, ठीक है, x की इक्वेशन भी है, y की इक्वेशन भी है। अब x की इक्वेशंस क्या है ये देखो, पहले तो हमने पहले बार निकाला था सिर्फ x की बताना, अभी y को थोड़ा इग्नोर करते हैं, x पे चलते हैं। पहले x1 प्लस x2 क्या है, 12 है, तो पहली इक्वेशन हमने बता दी है कि जो x1 प्लस x2 है वो हमारी 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने x की इक्वेशन एक और निकाली थी, कौन सी निकाली थी भाई, ये देखो, x1 प्लस x3 क्या है 10 है, तो इसको भी लिख लेते हैं, x1 प्लस x3 क्या है हमारा 10 है, ठीक है। फिर जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो भी हमने निकाल ली है, क्या निकाली है कि जो x2 प्लस x3 है वो 0 है, तो इसको भी लिखो ना, x2 प्लस x3 0। अब मुझे बताओ इन सारी से कैसे निकालोगे, तो सबसे इजी तरीका, पहले तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, x1 x2 x3, और कोई वेरिएबल है नहीं, 3 वेरिएबल्स है। और कितनी इक्वेशंस है, इक्वेशन मतलब बताया था ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन जो है वो क्या है, 3 इक्वेशन है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है ना, 3 स्टेटमेंट्स है, 3 वेरिएबल्स है, तो मतलब हम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स होती और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स होती तो हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जितने वेरिएबल अगर उतनी स्टेटमेंट दी हुई है तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो वही निकालना है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है कि x2 और x3 है 2, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो किसी और टर्म्स में। मतलब सपोज करो मैंने थर्ड से स्टार्ट करा, अब थर्ड में मैं कोई भी x2, जैसे सपोज करो मैंने x2 ले लिया, अब मैं x2 को x3 के टर्म्स में लिखूंगी, मतलब मैं लिखूंगी x2 और x3 में क्या रिलेशन है। अगर मैं x2 लिखूं यहाँ पे और इसको उधर ले जाऊं तो क्या मैं x2 इक्वल टू माइनस x3 लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। अब जैसे ही मैंने ये निकाल लिया, मैंने एक स्टेटमेंट से ये रिलेशन निकाल लिया, तो इस स्टेटमेंट को क्या करूंगा मैं दूसरी स्टेटमेंट में यूज करूंगी। इस स्टेटमेंट को मैं इसमें या इसमें पुट करूंगी। अब किसमें पुट करूंगी, देखो x2 की वैल्यू माइनस x3 है, सेकेंड स्टेटमेंट में x2 तो है ही नहीं ना, तो कैसे पुट करूंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में x1 प्लस x2 इक्वल टू 12 है, यहाँ पे अगर ये वाला x2 की जगह मैंने x2 की वैल्यू यानी कि माइनस x3 पुट कर दी तो क्या कुछ होगा, देखते हैं, देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में x1 प्लस x2 जो था वो क्या था 12 था, इस x2 की जगह मैं माइनस x3 अगर पुट कर दूं, इस x2 की जगह अगर मैंने माइनस x3 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x3 इक्वल टू 12। इतना समझ आ गया। अब क्या करें, अब मुझे एक बात बताओ, x1 माइनस x3 12 है, अब कौन सी इक्वेशन बची, इसको हमने यूज कर लिया था, इसमें हमने पुट कर लिया था, अब ये वाली इक्वेशन बची और ये वाली इक्वेशन बची। अब क्या करें, अब इन दोनों को यूज कर कर मैं वैल्यूज निकालूंगी। जैसे कि मेरे को ये मिल गई थी, क्या मिल गई थी, ये वाली इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, x1 माइनस x3 इक्वल टू 12।
अब इसमें क्या मैं x1 की वैल्यू x3 के टर्म्स में निकाल सकती हूँ? क्या करना होता है, x1 को इधर ही छोड़ दो और x3 को उधर ले जाओ, तो क्या आएगा 12 प्लस x3। क्लियर हो गया? अब ये वाली वैल्यू मैं इधर अगर पुट कर दूं, जो मेरी इक्वेशन बची थी ये वाली x1 प्लस x3 इक्वल टू 10, तो क्या काम हो जाएगा? क्या बची थी मेरी थर्ड इक्वेशन? x1 प्लस x3 इक्वल टू 10। अगर मैं x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, यानी कि 12 प्लस x3 प्लस x3 इक्वल टू 10 कर दूं, तो क्या होगा? 2x3 आएगा यहाँ पे क्या आएगा? 10 माइनस 12 माइनस 2, x3 क्या आ जाएगा? -1। x3 अगर -1 आ गया तो क्या अब मैं सबकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? अगर मैं x3 की वैल्यू यहाँ पे डालूंगी तो क्या x1 की वैल्यू आ जाएगी? देखो देखो देखो, क्या अगर मैं x3 की वैल्यू यहाँ पे डालूंगी तो क्या आएगा? 12 माइनस 1, x3 की वैल्यू क्या है? -1, क्या आएगा? 11। तो मेरे पास x1 की वैल्यू भी आ गई। अगर x3 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं कहा गया मेरा x2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ? x2 की वैल्यू क्या है? x2 इक्वल टू माइनस x3 थी, तो x2 इक्वल टू माइनस x3 माइनस माइनस ऑफ 1, जो कि आ जाएगा x2 इक्वल टू 1। तो मेरे पास x2 x1 x3 तीनों की वैल्यू निकल गई। कैसे? खेल कर, इक्वेशन से खेला और इक्वेशन में वैल्यू दे दी। अब निकालते हैं y की वैल्यू। वैसे तो क्या मैं y1 के कोऑर्डिनेट्स लिख सकती हूँ? मतलब y1 की जो तीन इक्वेशन थी वो लिख दो। पहली इक्वेशन हमने निकाली थी y1 की, ये वाली y1 प्लस y2 इक्वल टू 10। क्या निकाली थी? y1 प्लस y2 इक्वल टू 10। तो लिख लो y1 प्लस y2 इक्वल टू 10। ये थी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या निकाली थी हमने? ये वाली ये वाली y1 प्लस y3 इक्वल टू 10 2 सॉरी, ठीक है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 2, y1 प्लस y3 इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन है ना, ये निकाली थी। अब क्या करेंगे? अब हमने निकाली y1 प्लस y3 इक्वल टू 2। अब निकाला था हमने 6 इक्वल टू y2 प्लस y3, मतलब y2 प्लस y3 इक्वल टू 6, y2 प्लस y3 इक्वल टू 6। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी? फिफ्थ थी ना सर? हाँ। अब क्या करेंगे? मैंने क्या बोला, कोई भी एक लाइन को पकड़ लो। अब तुम बोलोगे मैम आपने लास्ट से क्यों शुरू करा, फर्स्ट से क्यों नहीं शुरू करा? लो भाई, फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लो पहले। अब क्या करेंगे? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा y1 और इस y2 को उस साइड ले गई, तो क्या मैं 10 माइनस y2 नहीं लिख सकती? अगर मैंने y1 की वैल्यू निकाल दी, तो अब मैं इसको कहाँ पुट करूं? यहाँ पे y1 आ रहा है, तो इस y1 की जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ? लिख दो। y1 की क्या जगह लिख दूंगी? 10 माइनस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। माइनस y2 प्लस y3, यहाँ पे 2 माइनस 10 हो जाएगा, तो -8 होता है। ये आ गया हमारा। अब क्या बचा? ये इक्वेशन बची और ये वाली बच गई। अब क्या करेंगे? फिर से वैल्यू निकाल दो। दो तरीके होते हैं वैसे, वैल्यू वाले डालने वाली करो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना अलग से, ये सॉल्व कैसे करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तब अच्छे से बताऊंगी। अभी के लिए क्या करना है? अब मेरे को एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखना है। सपोज करो मैंने लिख दिया माइनस, यहाँ पे y3 रहने दिया और y2 को तो उस घर में चले जाओ। क्या लिखूंगी? -8, ये माइनस y2 था, उधर जाकर प्लस y2 बन जाएगा, प्लस y2। क्लियर हो गया? अब क्या करूंगी? ये y3 की वैल्यू इधर डाल दूंगी। क्या डाल सकती हूँ? डाल दो। y2 प्लस y3 की जगह -8 प्लस y2 इक्वल टू 6। इतना समझ आ गया? अब क्या? 2 -8 प्लस y2 इक्वल टू 6। अब क्या आएगा? y2 प्लस y2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं है इसका, 2y2 और -8 उधर चले जाएगा, तो 6 प्लस 8 क्या होता है? 14 होता है। तो 2y2 आ गया 14, तो y2 क्या आ गया? y2 आ गया हमारा 7। अगर y2 7 आ गया, तो क्या मैं y3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ? भाई y2 अगर 7 आ गया, तो y3 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 7 डाल दो। -8 प्लस 7 क्या आएगा? -1, तो y3 आ गया -1। अगर y3 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई, तो भाई y1 ने क्या गुना करा है? इसको भी निकाल दो। y2 की वैल्यू क्या डालेगा यहाँ पे? 7, तो 10 माइनस 7 क्या होगा? 3। तो ये वाली भी आ गई। x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबकी निकाल दी, तो हमारा जो ट्रायंगल था उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब चलते हैं तो मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कब स्टॉप हो गई, लेकिन मेरे को 14 क्वेश्चन से फिर से बनाना पड़ रहा है। तो फिर से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है, मतलब सिटी रोड्स क्रॉस एट सेंटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड स्ट्रीट रन पैरेलल 200 मीटर अपार्ट 10 स्ट्रीट्स ईच डायरेक्शन। अब ड्रॉ मॉडल। अब ये क्या बोल रहा है? मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है। इसमें ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ना एक सिटी है, ठीक है, और उसमें एक लेटी हुई लाइन जैसे कि एक्स एक्सिस होती है, खड़ी हुई लाइन जैसे कि वाई एक्सिस होती है, वो है हमारे पास।
अब इसमें ना दो तरह की स्ट्रीट्स रन कर रही है। पहली तो ऐसे लेटी हुई स्ट्रीट्स रन कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, जैसे मैं बनाकर दिखाती हूँ। ये इस डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट, सबको ईस्ट वेस्ट पता है ना, डायरेक्शन का सबको पता है ना, कि जैसे भी हमारी अर्थ होती है इसमें ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना, इतना तो पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ऐसे रोड्स ऐसे रन कर रही है, ठीक है, एक टाइप की रोड्स, थोड़ा सा टेढ़ा मुंह बन गया लेकिन ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। तो ये कौन सी रोड्स है जो कि ईस्ट वेस्ट रन कर रही है, और एक ऐसी रोड्स है जो नॉर्थ साउथ रन कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे खड़ी हुई रोड्स भी हमारे पास है। तो वो बोल रहा है कि भाई ऐसे ना रोड्स है और 10 स्ट्रीट्स है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब जैसे मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं, ये तुम्हें फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला ये वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें वो कह रहा है कि 10 स्ट्रीट्स ऐसी है जो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे लेटी हुई लाइंस है, और 10 स्ट्रीट्स ऐसी है जो कि नॉर्थ टू साउथ जा रही है, समझ आ गया। तो ऐसी हमारे पास इन टाइप्स की स्ट्रीट्स हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ड्रॉ मॉडल, अब ड्रॉ मॉडल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अब सिटी तो बहुत बड़ी होती है ना, अब हमारे पास इतना बड़ा तो स्केल नहीं है कि हम 1 मीटर की पूरी रोड बनाए। तो वो कह रहा है कि भाई तुम सेंटीमीटर स्केल से ही बनाओ, लेकिन जैसे ये तुमने 1 सेंटीमीटर के गैप में बनाया है ना, सपोज करो स्केल का 1 सेंटीमीटर नापा और एक और रोड बना दी, 1 सेंटीमीटर नापा और दूसरी रोड बना दी, मतलब दो स्ट्रीट के बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 10 स्ट्रीट्स है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर भी हमारी 10 स्ट्रीट है, ऐसे 1 मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ। 10 स्ट्रीट्स ईस्ट डायरेक्शन में मतलब है जैसे 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, ऐसे कर 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, देखो उल्टी हो गई, ठीक है, यहाँ पे 6 स्ट्रेट स्ट्रेट है, देखिए स्ट्रेट स्ट्रेट बनाना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर क्या हो गया, ये 7 हो गया, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 9, और ये हो गई हमारी 10। तो ऐसे 10 स्ट्रीट्स है जो कि नॉर्थ साउथ में रन कर रही है। फिर ऐसे 10 स्ट्रीट्स है जो ईस्ट वेस्ट में रन कर रही है, जैसे 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, साथ साथ बनाओ, ये बना दिया 4, है ना, ये बना दिया 5, ये बना दिया 6, ये बना दिया 7, ये बना दिया हमने 8, ये बना दिया हमने 9, और ये बन गया हमारा 10। तो ऐसे जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी स्ट्रीट रन कर रही है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हमारी स्ट्रीट क्या हो रही है, रन कर रही है। लेकिन वो बोल रहे कि भाई अब तुमने स्केल से बनाया होगा, मतलब एक दूसरे से, जैसे मैंने ये स्ट्रीट बनाई, ये दोनों स्ट्रीट बनाई, इन दोनों के बीच का यहाँ पे ना 1 सेंटीमीटर रखा होगा स्केल से नाप कर, लेकिन असली में ये 1 सेंटीमीटर कितने का है, 200 मीटर का है, तभी तो सिटी बनेगी। अब एक सिटी में रोड इतनी तो चौड़ी होगी ना कि 200 मीटर कवर कर जाए, तो बस यही बोल रहे हैं कि जो यूनिट है, जो स्केल है हमारा, 1 यूनिट जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर के बराबर है एक्चुअल सिटी में, ठीक है, इतना समझ आ गया, यही क्वेश्चन था, ड्रॉ कर लिया हमने। हो रहा है क्वेश्चन कि द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ मतलब ऊपर से नीचे ऐसे खड़ी हुई जो स्ट्रीट है, उसमें जो सेकंड नंबर पे स्ट्रीट है, यानी कि ये वाली, ये दिख रही है, ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है, अगर हम वहां पे खड़े हुए हैं और फिफ्थ स्ट्रीट खड़ी हुई है इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, फिफ्थ स्ट्रीट है हमारी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब खड़ी वाली का नंबर क्या है, सेकंड, लेटी हुई लाइन का नंबर क्या है, 5, ये वाली, ठीक है, सपोज कर ये 5 होता हमारा, ठीक है, तो ये लेटी हुई लाइन, तो हम यहाँ पे खड़े हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स यूज करे, कैसे करे गए, खड़ी हुई लाइन कौन सी है, 2, लेटी हुई लाइन कौन सी है, 5, यहाँ पे ना उल्टा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2,5 इन्होंने यहाँ पे 2 क्या डिनोट करा है, खड़ी हुई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पहले लिखा है, जो स्ट्रीट नॉर्थ से साउथ जा रही थी उसका नंबर पहले, जो नंबर ईस्ट से वेस्ट जा रही थी उसका नंबर बाद में, ये हमारा एक्स वाई प्लेन नहीं है, ये हमने अपने आप रोड का एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है, तो हमने खुद डिजाइन करा है, तो इसका रूल हम खुद बना सकते हैं। तो इस सिस्टम में, इस क्वेश्चन में ये रूल है कि हमें पहला नंबर क्या लिखना है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट रन कर रही है, हमने दूसरा नंबर किसको लिखना है, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट रन कर रही है, तो 2,5 हम ऐसे लेबल करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। भाई एक बात बताओ, अगर कोई भी इंटरसेक्शन है 4,3, इसका मतलब क्या है कि भाई वो ऐसे इंटरसेक्शन पे खड़ा है जो कि कैसे बन रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर हम फोर्थ स्ट्रीट ले ले, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की मतलब ऊपर से नीचे वाली, अगर हमने फोर्थ स्ट्रीट ले ली, और ईस्ट से वेस्ट में अगर हमने थर्ड स्ट्रीट ले ली, तो उसके इंटरसेक्शन को मैं क्या कहूंगी, 4,3। तो 4,3 तो एक ही होगा ना, 4
और 3 के इंटरसेक्शन को 4,3 का होंगे। अगर वो बोल रहे कि 3,4, अब बोल रहे हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4। अगर 3,4 है तो इसका मतलब क्या है कि भाई नॉर्थ साउथ वाली थर्ड वाली लेनी है और ईस्ट वेस्ट वाली कौन सी लेनी है हमें, फोर्थ वाली। तो ये वाली यहाँ पे आएगी ना, अप्रोक्सीमेटली क्या कलर ले ले, ये ले ले कि थर्ड वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फोर्थ वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इनके इंटरसेक्शन को क्या कहूंगी 3,4। तो भाई 4,3 और 3,4 दोनों अलग अलग लोकेशन है, जैसे कि हमारे एक्स वाई प्लेन में होता था। अगर मैं बोलूं एक्स वाई प्लेन पे तुम्हें 3,4 प्लॉट करना है तो तुम क्या करते थे, एक्स का 3 देखते थे, वाई का 4 देखते थे और प्लॉट करते थे। लेकिन अगर 4,3 देखते थे तो क्या करते थे, 4 एक्स का था, y का क्या था 3। तो दोनों अलग अलग चीजें थी, ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मैटर करती थी। सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हलवा सा। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें बोला कि भाई एक स्क्रीन है, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, कुछ भी हो सकती है, एक स्क्रीन है, वो 800,600 डायमेंशन की है। मतलब जैसे ये है ना, ऐसे डब्बा सा बना हुआ है, इसमें ये वाली जो लेंथ है वो है 800 और ये जो खड़ी हुई लेंथ दिख रही है ना वो क्या है 600। तो 800,600 की हमारी डायमेंशन है, किसकी, स्क्रीन की। अब ये ना पिक्सल्स में दिया हुआ, पिक्सल्स वो होता है ना जैसे कंप्यूटर में तुम देखते हो ऐसे छोटी 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 छोटी, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि भाई बहुत छोटे छोटे गोलों से बनी हुई है तुम्हारी स्क्रीन, हर एक छोटी लाइट के टुकड़ों से बनी हुई है। तो लाइट के टुकड़ों को जो कि जिससे स्क्रीन बनती है उसको हम पिक्सल्स कहते हैं। कंप्यूटर में नहीं जाना, एक यूनिट की तरह इसको समझ लो, जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है वैसे पिक्सल समझ लो अभी के लिए। तो 800 क्रॉस 600 हमारी स्क्रीन की डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हमने दो सर्कल बनाए, एक बनाया हमने 100,150, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, जैसे ये 800 पूरा डिस्टेंस है और ये 600 है, तो एक्स और वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये जहां पे मिल रहा है उसको ओरिजिन दे दिया कि 0,0 और फिर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया कि भाई यहाँ पे 1,1 2,2 ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे हम नंबर्स लिखते हैं लिख दिए। फिर कोऑर्डिनेट लिया 100,150, मतलब लेटी हुई लाइन का 100 लेना, यहाँ पे 100 लेना, सपोज करो यहाँ पे मिटाकर करते हैं चलो, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन बन गया। अब वो बोल रहे कि लेटी हुई लाइन ये वाली जहां पे 800 लिखा है उसका 100 लिया हमने और खड़ी हुई लाइन का 150 लिया और जो पॉइंट आया उसको हमने पॉइंट मार्क कर दिया ए, 100,150 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस पॉइंट पे मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 80 पिक्सल्स था, जिसका रेडियस क्या था 80 पिक्सल्स। फिर मैंने एक और सर्कल बनाया, वो सर्कल था 250,230, मतलब फिर से मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखी है कि एक जो एक्स एक्सिस है जो लेटी हुई लाइन है उसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया सपोज करो 250 और जो खड़ी हुई लाइन है उसका ले लिया 230 और फिर इन दोनों के पॉइंट पर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे मैंने बी पॉइंट मार्क कर दिया। बी पॉइंट पे मैंने फिर से एक सर्कल बनाया, इस बार उसका रेडियस क्या था भाई 100 पिक्सल्स। ये दोनों सर्कल बना लिए। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया कि मैम हम इसको स्क्रीन पे तो चलो ठीक है पिक्सल्स होता है लेकिन हम अपने पेपर पे पिक्सल्स कैसे बनाए, रेडियस 80 पिक्सल्स कैसे डिनोट करें। तो भाई तुम्हें ये क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इसी के सिनेरियो के लिए स्केल बनाते हैं, स्केल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 40 पिक्सल्स। अगर मैंने ये लाइन लिख दी ना तो अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊंगी ना तो मैं ऐसे बनाऊंगी, देखो कि मैंने ये खड़ी हुई लाइन बना दी और लेटी हुई लाइन बना दी। अब मैं मार्क करूंगी तो मैं यहाँ पे करूंगी 0, ठीक है, यहाँ पे करूंगी 40 मार्क, मतलब मैंने एक यूनिट में एक स्टेप में मैंने दिखा दिया कि भाई यहां से यहां तक हो गए 40 पिक्सल। फिर क्या करूंगी मैं अगले स्टेप पे 80 लिखूंगी, मतलब यहां से यहां तक फिर से मेरे 40 पिक्सल्स कवर हो गए। मतलब समझ आ रही है कि मैंने एक सेंटीमीटर में एक यूनिट में ही 40 पिक्सल्स दिखा दिए। मैंने जो स्केल है उसका 0 से 40 ये 1 सेंटीमीटर होगा मेरे स्केल में, लेकिन मैं उस 1 सेंटीमीटर में 40 पिक्सल्स दिखा रही। ऐसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 40 80 120 आएगा, फिर क्या आएगा 160 आएगा। ऐसे करते 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 मुझे कहां पे जाना है, मुझे 800 तक जाना है। अब क्या करूंगी मैं, इसी स्केल से मैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लूंगी। बनाते हैं चलो, तो बनाए। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे एक बना दी अपनी वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दी सपोज करो अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो जहाँ पे मिल रही है उसको मैंने बोल दिया 0,0। मैंने स्केल में लिख दिया कि भाई यहाँ पे मेरी 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर 40 पिक्सल्स है, मतलब मैं एक स्टेप में 40 पिक्सल्स कवर करूंगी। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या करूंगी, अगर मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया मैंने तो यहाँ पे मैं सीधा 40 लिख, यहाँ पे क्या लिखूंगी 80 लिख, यहाँ पे क्या लिखूंगी 120 लिखूंगी, यहाँ पे क्या लिखूंगी ऐसे ऐसे 40 के गैप में मैं लिखती जाऊंगी 240 फिर 280 फिर क्या लिखूंगी
320, 360, फिर 400, फिर 440, ऐसे लिखती जाऊंगी। कहाँ तक लिखना है मुझे बताओ ना। ये देखो 800, ये दिख रहा है तुम्हें? लेटी हुई लाइन कहाँ से जा रही है? 800 तक जा रही है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है वो 600 तक जा रही है। तो ऐसे मुझे 800 तक लिखना है। तो ऐसे ये कंप्लीट कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। 800 तक लिखना है। अब क्या करना है, खड़ी हुई लाइन पे सेम चीज दोहरानी है मुझे, 600 तक जाना है। लेकिन कैसे जाऊंगी? सीधा 40 से शुरू करूंगी। एक यूनिट में 40 पिक्सल्स है। 40, 80, 120, 160, ऐसी 200, 240। अब क्या करेंगे? 240 के बाद 280, 320, ऐसे सो ऑन। मेरे को 600 तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, मेरे पास वाई एक्सिस आ गया। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कि भाई ए और बी दो पॉइंट्स है, उस पे हमें सर्कल बनाना है। तो ए पॉइंट क्या था? 100, 150 पे। तो 100, 150 देख लेते हैं। भाई लेटी हुई लाइन पे 100 का अलाय करेगा, 40 और 80 के बीच में करेगा क्या 100 लाइन? नहीं। 80 और 120 के बीच में क्या लाइन करेगा? क्या 100 लाइन नहीं करेगा? अगर यहाँ पे सपोज करो ये होता हमारा 90 का, ये होता 100 का, और ये होता 110 का, देखो यहाँ पे 100 है, दिख गया? तो ऐसे हमें प्लॉट करना आना चाहिए कि हाँ 80 और 120 के बीच में हमारा क्या होगा? 100 होगा। तो 100 यहाँ पे मिल गया। अब मुझे क्या करना था? 100 कॉमा क्या था? 150। तो अब मुझे 150 ढूंढना है खड़ी हुई लाइन पे। तो तुम बोलोगे यहाँ पे भी सेम है, 80 और 120 का। ये अगर 90 है, ये 100 है, और इसके नेक्स्ट वाली लाइन 110 है ना? तो अब मेरा 150 कहाँ लाई करेगा? तुम बोलोगे मैम 120 के ऊपर लाया करेगा, इसके तो बीच में ही नहीं लाया करेगा, है ना? कंफ्यूज नहीं होना, 120 के ऊपर लाया करेगा। अब जैसे ये 120 है, तो यहाँ पे ही कहीं ना कहीं 130 होगा, 140 होगा, 150 होगा, है ना? तो 150 160 के थोड़ा सा नीचे होगा। ये रहा 150, ये रहा 100, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? ए पॉइंट हो गया। इस पे सर्कल बनाना है, कितने पिक्सल्स का? 80 पिक्सल्स का। भाई अगर मैं बोलूं 40 पिक्सल्स, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, तो 80 पिक्सल्स का मतलब क्या होगा? अगर 40 का मतलब 1 है, तो 80 का मतलब क्या होगा? यूनिटरी मेथड याद है तुम्हें कि भाई अगर 40 पिक्सल्स 1 सेंटीमीटर का है, तो ये जो पिक्सल्स है, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है, उसको पहले हमें 1 निकालना होता है। हमें ये बताना होता है कि 40 पिक्सल्स 1 सेंटीमीटर है। ये समझ आ गया? मुझे 80 पिक्सल्स निकालना है। क्या निकालना है? पिक्सल्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी हमें निकालना होता है उसको हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे। और जैसे ही हमने ये लेफ्ट साइड पे लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई 1 पिक्सल। लेफ्ट साइड में हमें एक चीज की वैल्यू निकालनी होती है। 40 पिक्सल्स की वैल्यू पता है, 1 पिक्सल की वैल्यू कैसे होगी? ये 1 एज इट इज लिखते हैं और इसको कर देते हैं हम डिवाइड। तो 1 डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1 पिक्सल की वैल्यू। अगर 1 पिक्सल की वैल्यू आ गई हमें, तो क्या हम 80 पिक्सल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड। 1 की वैल्यू 1 बाय 40 है, तो 80 की क्या होगी? 80 मल्टीप्लाई बाय 140, जो कि आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। ये 8th क्लास में पढ़ा रखा है। नहीं समझ आया तो बता देना, यूनिटरी मेथड पे एक और वीडियो बन जाएगी, ठीक है? तो 80 पिक्सल्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेंटीमीटर आ गई। भाई उसने बोला कि जो हमारा सर्कल है ना ए पर, उसकी क्या है? रेडियस 80 पिक्सल्स है। हमने अभी निकाल दिया कि 80 पिक्सल्स मतलब 2 सेंटीमीटर। तो भाई कुछ नहीं करना, अपने कंपास उठाना है, उससे 2 सेंटीमीटर जो है वो नापना है, और ए पे 2 सेंटीमीटर का सर्कल बना देना है। क्लियर हो गया? अब तुम जब एक और सर्कल बनाओगे 250, 230 पे, वो कहाँ बनेगा? भाई 250, 230, 250 कहाँ लाया करेगा? 200 और 240 के बीच में करेगा क्या? नहीं, 240 के जस्ट थोड़ा सा बाद लाया करेगा। तो यहाँ पे होगा 250। अब क्या है? 250, 230, खड़ी हुई लाइन पे 230 देखना है। तो भाई 200 और 240 के बीच में लाया करेगा। लेकिन 240 से थोड़ा सा नीचे लाई करेगा ना 230, तो 230 तो कम है 240 से, तो बस यहाँ पे हमारा क्या लाई करेगा? बी लाई करेगा। अब इस पे भी तुम्हें सर्कल बनाना है, इस पे सर्कल बनाना है तुम्हें 100 पिक्सल्स का। तो अब मुझे बताओ, अगर 40 पिक्सल्स 1 सेंटीमीटर है, तो 100 पिक्सल्स कितने सेंटीमीटर का होगा? मैंने क्या बताया? क्या निकालना है तुम्हें? पिक्सल्स निकालनी है। अगर पिक्सल्स निकालनी है मतलब तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखना है? पिक्सल्स रखना है। तो अगर 40 पिक्सल्स है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो पहले हम जो पिक्सल्स है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, उसका क्या निकालेंगे? यूनिट वैल्यू निकालेंगे। मतलब 1 पिक्सल क्या सेंटीमीटर होगा? 1 पिक्सल कितने सेंटीमीटर का होगा? इसको एज इट इज लिख दो, और इसको कर दो डिनोमिनेटर में 1 बाय 40 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है? 100 पिक्सल की वैल्यू निकालनी है। तो 1 पिक्सल की वैल्यू 1 बाय 40 है। 100 पिक्सल की वैल्यू क्या होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 40। अब आराम से ये क्या करोगे तुम?
2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब बी पे जो सर्कल बनाओगे वो कितने सेंटीमीटर का बनाओगे? 2.5 पिक्सल्स का। ये तुम बना लेना, होमवर्क है तुम्हारा बी का सर्कल बनाना। हाँ, फिर मुझे बताना कि क्या इन दोनों से कोई भी सर्कल स्क्रीन के बाहर जा रहा है, मतलब हमारे जो एक्स वाई प्लेन हमने बनाया है, जो 800 और 600 पिक्सल्स का जो हमने स्क्रीन बनाया है, क्या ये दोनों सर्कल्स उससे बाहर निकल रहे हैं? अगर तुम बनाओगे तो देखो ऐसे सर्कल बनेंगे, ये हमारा बी सर्कल, बी वाले पॉइंट का, और ये वाला ए वाले पॉइंट का सर्कल, दोनों उसी स्क्रीन में आ रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन हाँ, दोनों कोलाइड जरूर करेंगे, दोनों ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दो पॉइंट्स पे। तो बस यही सेकंड पार्ट भी था कि डिटरमाइन वेदर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और जब तुम कॉपी में बनाओगे एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा कंसेप्चुअल था, लेकिन ये कंसेप्चुअल के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे लगा लो बड़ा सा स्टार। अब बोल रहा है प्लॉट ए 2,1, बी -1,2, सी -2, -1 एंड डी 1, -2। फिर वो बोले कि इज ए बी सी डी स्क्वायर, और अगर वो स्क्वायर है तो उसका एरिया। तो पहले तो मुझे बताओ, मार्क करना पड़ेगा ए बी सी डी को, और फिर तुम देखकर बता सकते हो वैसे तो कि वो स्क्वायर है, क्या है, सीन है। लेकिन अगर तुम्हें मार्क भी नहीं करना है ना, और तुम्हें सीधा बताना है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब जैसे ये स्क्वायर हमारा, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, इसकी ये वाली साइड भी ए होगी, कुछ भी, ये वाली साइड भी सेम होगी, ये वाली साइड भी सेम होगी, और ये वाली साइड भी सेम होगी। वेरिएबल ले लिया ना कि ए ए ए ए, चारों साइड्स को मैंने एक कंटेनर में डाल दिया। वेरिएबल क्या होता है, इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। एक क्लास में पढ़ा था ना, कंटेनर क्या होता है, इसमें राजमा डाल दूं, चावल डाल दूं, कुछ भी। तो वेरिएबल में भी मैथ्स में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 5, 2, 10, 100, मिलियन, कुछ भी। तो यहाँ पे हर साइड की वैल्यू क्या होगी, ए। यहाँ पे हर साइड की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो भाई एक बात बताओ, अगर ए बी सी डी अगर सच्ची में स्क्वायर होता, तो ए बी का जो डिस्टेंस है, जो बी सी का डिस्टेंस है, जो सी डी का डिस्टेंस है, और जो ए डी का डिस्टेंस है, क्या वो सेम नहीं होता? अगर वो सेम होता तो क्या हम थोड़ा सा क्लोज पहुंच जाते स्क्वायर की तरफ? भाई देखो, अगर पूरे सारे सेम हो जाए ना, तब भी हमें पूरा आइडिया नहीं लगेगा कि वो स्क्वायर है। मान लो कि मैंने ए बी निकाला, मैंने बी सी निकाला, मैंने सी डी निकाला, और मैंने ए डी निकाला, और सारे इक्वल हो भी गए, तब भी क्या ये गारंटी है कि ये स्क्वायर बनेगा? 8th क्लास में वापस जाओ, क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने एक और शेप पढ़ी थी, रोम्बस कर? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल था, और रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल थे। मतलब ये वाला अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए ही रहेगा। तो अगर तुमने चारों साइड्स इक्वल कर भी दी, तो भाई क्या पता ये स्क्वायर भी हो सकता है, और क्या पता ये रोम्बस भी हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि जो स्क्वायर होता है हमारा, है ना, और जो रोम्बस होता है, उसमें एक चीज फर्क, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें फर्क होती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट से बताना है कि भाई क्या बनेगा। कोऑर्डिनेट्स में हमें एक चीज आती है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मतलब कुछ ऐसा लेंथ में फर्क होना चाहिए। अब लेंथ में फर्क क्या है, पहले तो भाई कॉमन चीज तो यही है कि दोनों की सारी साइड्स इक्वल है। मतलब ए बी सी डी, अगर मैं दोनों को नाम ए बी सी डी लिखूं, तो भाई ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सब में है। तो अगर मैंने चारों को इक्वल कर भी दिया, तब भी मुझे कैसे पता चलेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है? तो भाई इन दोनों में मेजर फर्क यही होता है कि जो स्क्वायर होता है ना, अगर उसके डायगोनल्स बनाओ, डायगोनल कैसे बनाते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो, AC और मेरा BD, ये मेरे डायगोनल्स है। तो अगर वो स्क्वायर होगा ना, तो भाई AC और BD मेरे दोनों इक्वल हो गए, AC और BD दोनों इक्वल हो गए। लेकिन अगर वो रोम्बस होगा, तो अगर मैंने AC का डिस्टेंस निकाला और मैंने BD का डिस्टेंस निकाला, तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन में अगर मेरे को प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर है, तो पहले तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि AB, BC, CD और AD चारों साइड्स इक्वल है। फिर चारों साइड्स अगर इक्वल प्रूफ हो गई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है, रोम्बस है? मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल हो गई, तो स्क्वायर है। दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है, तो रोम्बस है। तो इस क्वेश्चन में हमें 6 लेंथ निकालनी है, AB, BC, CD, AD, ये चार साइड्स होगी, और दो डायगोनल्स AC और BD। क्लियर हो गया? क्वेश्चन का ओवरव्यू समझ आ गया? अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए, तो 4 पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। ए बी सी डी। ए क्या है, शायद 2,1 है। हाँ, ए बी सी डी। तो ए क्या है हमारा, 2,1।
फिर -1, 2, 2, 1, -1, 2, फिर हमारा C क्या है, C है हमारा -2, -1 और 1, -2, -2, और D क्या है, -1, क्या था, गजनी बन चुकी हूँ मैं 1, -2, ठीक है, 1, -2। अब क्या करूंगी मैं यहाँ पे चारों साइड्स की वैल्यू निकाल देती हूँ। पहले ए बी निकालती हूँ। ए बी कैसे निकालूंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों के ए और बी के दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स उठाओ, उनका सब्ट्रैक्शन, फिर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स उठाओ, उनका सब्ट्रैक्शन, दोनों को छोटे से स्क्वायर कर दो और स्क्वायर रूट में सबको बांट, है ना। तो अब मैंने अगर ए बी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट उठाऊंगी, मतलब इसका एक्स और इसका एक्स उठाऊंगी। अब क्या करूंगी, दोनों के एक्स उठाऊंगी, दोनों को माइनस कर दूंगी, तो 2 माइनस -1 उसका स्क्वायर, फिर दोनों के वाई उठाऊंगी, 1 - 2 उसका स्क्वायर कर दूंगी। अब क्या करूंगी भाई, निकाल लूंगी, 2 माइनस ऑफ -1 क्या होता है, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 1 - 2 क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 आएगा। तो यहाँ पे तो √10 मेरा आंसर आ गया। इतना समझ आ गया। अब क्या करूंगी, BC निकालूंगी, BC क्या करूंगी, दोनों के एक्स लूंगी, B का -1, C का -2, दोनों को माइनस करो, -1 माइनस माइनस का 2, भाई ये ध्यान रखना, -2 क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, C का एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर y निकालूंगी, क्या करूंगी, 2 माइनस -1 उसका क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी, फिर क्या करूंगी, -1 इसको खोलूंगी तो -1 + 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करूंगी। अब 2 - 1 क्या होगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। फिर क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में चलो 2 + 1 का होल स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर है, मतलब क्या है 9, ये भी आ गया हमारे पास √10। क्लियर हो गया। फिर क्या करें, हम CD की लेंथ निकाल लेते हैं। अब CD की लेंथ कैसे निकालेंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये -2 ये 1, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 और ये -2, -1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, -2 - 1 क्या होता है, -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, यहाँ पे क्या आएगा, -1 + 2 क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो क्या आएगा, ये √10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा निकालने का बच गया AB, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब बच गया AD। अब AD की बारी है, AD की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AD का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 और -2 और 1, ये है ना, दूसरा पेन ले लें हम, दोनों के एक्स क्या है, एक का 2 एक का 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स लेके 1 और -2, तो 1 माइनस -2 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। 2 - 1 क्या होगा, 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस -2 मतलब 1 + 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी आ जाएगा √10। अब देखो चारों साइड्स हमारी ABCD, चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, ये सब √10 है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर भी हो सकता है और वो एक रोम्बस भी हो सकता है। ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। मतलब अगर मैंने AC और BD को इक्वल प्रूफ कर दिया तो मतलब वो स्क्वायर है, नहीं कर पाई तो मतलब स्क्वायर नहीं है। तो AC और BD को फिर से इक्वल प्रूफ करते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, अब फिर से मेरे को AC और BD की वैल्यू निकालनी है। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, A के कोऑर्डिनेट्स थे 2, 1 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, C के कोऑर्डिनेट्स थे -2, -2, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स थे। पहले AC निकाल लेते हैं। अब AC कैसे निकालेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स लो 2, अब क्या करेंगे, उनका डिफरेंस करेंगे, तो 2 माइनस माइनस तक का 2 और उसका करेंगे होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स लेके उनको माइनस करेंगे और दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब 2 माइनस ऑफ -2 क्या होता है, 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, √20 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, B के क्या है कोऑर्डिनेट्स, -1, -1, D के क्या कोऑर्डिनेट्स है, D के है भाई 1, -2, 1, -2। अब क्या करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके पहले स्क्वायर रूट में डालेंगे, ध्यान रखना स्क्वायर रूट में आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स -1 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स लेके 2 -2 का होल स्क्वायर, दोनों का करेंगे प्लस करेंगे, -1 - 1 -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, 2 माइनस ऑफ -2 है, 2 + 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 + 2 उसका होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर मतलब 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा √20, क्या डायगोनल्स इक्वल नहीं आ गए, दोनों √20,
साइड लेंथ भी इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, इसका मतलब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो क्या है, एक स्क्वायर है, एंड यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसी के साथ आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस फाइनली हो गई है खत्म। तो चैप्टर शुरू करा था हमने मूवी देखने के साथ, और एंड कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के साथ। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका ही है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट माय पैंथर्स, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, सायोनारा।